हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी। टू फ्यूल अप योर प्रिपरेशन आ गया अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द रैपिड रिवीजन सीरीज व्हिच इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। मालूम है कि है ना, नहीं आता है, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई नो ऑल ऑफ दैट। बट बॉस, अगर एक डेढ़ घंटे में अगर पूरा टॉपिक खत्म हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है यार, करके जाना। Why leave something when it requires such little time? दैट इज अ गोल, दैट इज माई एजेंडा, और इसलिए मैं ना इस बारी यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग का भी रैपिड रिवीजन कर रहा हूँ। एंड विद इन 1.5 आवर्स आराम से ना ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देख के जाना, मन में सुकून रहेगा। Also, we do a lot of activities on WhatsApp. मैं अपने ना 2-3-4 WhatsApp ग्रुप चलाता हूँ। उनका डिस्क्रिप्शन में ना मैंने ज्वाइनिंग का लिंक दिया हुआ है। गो ज्वाइन देयर। बहुत सारे टेस्ट पेपर्स है, बहुत सुपर प्रैक्टिस हो सकती है एंड बहुत आसानी से है ना तुम ये पेपर में 70 प्लस ला सकते हो। So that's the goal, that's the agenda, and that is why the next topic. Also, one last thing before we start, जो भी resources मैंने यूज किए हैं इस वीडियो में, भले वो टेक्स्ट बुक हो, क्वेश्चन बुक हो, आंसर बुक हो, जो भी हो, एवरीथिंग इज देयर इन अ गूगल ड्राइव, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और तुम जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो उसे। और सारे रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, क्योंकि इस बार 70 पार है ना। तो चल, अपन लोग है ना, विदाउट एनी वेस्टिंग फॉर द टाइम, अपन लोग चालू करें इस टॉपिक को। आई विल सी ऑन द अदर साइड। टिल देन, टाटा बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। हाँ जी सर, वेलकम टू योर न्यू चैप्टर विच इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। अब एज यूजुअल चैप्टर चालू करने से पहले अपन लोग उसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस देखेंगे। ये रहा यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, एंड क्वाइट ऑनेस्टली बहुत बहुत ज्यादा यूजलेस टॉपिक है। अगर देखोगे, एक बार 10 मार्क, फिर बहुत टाइम बाद 5-5 मार्क, टोटल आया 30 मार्क्स के लिए, एवरेज इज ओनली 3 मार्क्स। सो बहुत बहुत वीक एज ए चैप्टर। इनफैक्ट फंडामेंटली भी बहुत वीक है चैप्टर, कुछ अपना नया कुछ नहीं है, एंड ना ही पेपर में बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस है। बट सिलेबस में है, करना तो है, तो इसे बहुत बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से अपन इसको खत्म कर देंगे। थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लो एग्जैक्टली इस चैप्टर के बारे में क्या है, क्यों है, और क्या आ सकता है इसमें से। अब सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या सर्विस का टोटल कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करता है, उस मेथडोलॉजी को मेथड ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं। अब यू विल हैव टू अग्री कि हर ऑर्गेनाइजेशन अलग है, हर इंडस्ट्री अलग है, हर इंडस्ट्री में नुएंसेस अलग है, और हर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डेवलपमेंट भी अलग है। तो उसकी वजह से एक कॉमन मेथड विच कैन बी यूज फॉर ऑल इंडस्ट्रीज नहीं है पॉसिबल। सो इसलिए अपन ने अलग अलग मेथड्स डेवलप किए डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इंडस्ट्री दैट यू आर ऑपरेटिंग इन। तो अपने पास यहाँ पे 5 मेथड्स है। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये तुम्हारे सिलेबस में एक टाइम तक था, अब नहीं है। दिस इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। सर्विस कॉस्टिंग जो तुम शायद पढ़ चुके हो, पढ़ने वाले हो, दैट इज फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। जॉइंट प्रोडक्ट्स, अगेन द मेथड, अगर तुम उस इंडस्ट्री में हो जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली आ रहे हैं तो। और लास्ट के दो जो मेथड्स है, दीज आर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तुम दो टाइप में हो सकते हो। अच्छा, पहली चीज, अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हो, और वो जो प्रोडक्ट है या तो तुम उसे कस्टम मैन्युफैक्चर कर सकते हो, या तो तुम मास मैन्युफैक्चर कर सकते हो। मास मैन्युफैक्चर का मतलब क्या, तुम एक ही प्रोडक्ट बार बार बनाए जा रहे हो। तुमने कस्टमर से उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं मांगी है, तुमने अपनी स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे प्रोडक्ट बना के दिया है। ठीक है, जैसे ये कैलकुलेटर है। अब ये कैलकुलेटर ऐसा ही क्यों दिखता है, इसमें डिस्प्ले ऐसे बेंड क्यों होता है, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये इतना लंबा क्यों है, तुम्हें आके पूछा गया नहीं ना। तो उन्होंने अपनी समझ से, ऑफ कोर्स विद मार्केट रिसर्च, पर अपनी समझ से वो प्रोडक्ट बनाया, और वो लोग उस प्रोडक्ट को बार बार बनाए जा रहे हैं। Such industries who make the product by themselves do not take the customer specifications first, वो फॉलो होंगे मास मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में, और उन्हें यूज करना होगा प्रोसेस कॉस्टिंग।
सेकेंड कैटेगरी है विच इज कस्टम इंडस्ट्री, ठीक है, कस्टम मैन्युफैक्चर होता है, वहां पे पहले कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस ली जाती है, उसके बेसिस पे कोटेशन बनाया जाता है, कस्टमर उस कोटेशन को एक्सेप्ट करेगा, हो सकता है कुछ पेमेंट भी करे, टोकन मनी है वैसा कुछ, और उसके बाद प्रोडक्ट बनना शुरू होता है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दोनों इंडस्ट्रीज में एक क्विंटेसेंशियल डिफरेंस है। पहली इंडस्ट्री जहां मास मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है ना कंपनी ने अपने हिसाब से बनाया है और कंपनी अपनी समझ से वो प्रोडक्ट बना के बेच रही है, उसके ऊपर एक प्राइस टैग लगा हुआ है, तुम्हें अगर वो प्राइस पसंद आता है तो तुम वो प्रोडक्ट खरीद सकते हो। बट कस्टम मैन्युफैक्चर में पहले कस्टमर स्पेसिफिकेशंस देगा और उसके बेसिस पे ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू आर इन द सेकेंड कैटेगरी जो कस्टम मैन्युफैक्चर है, वहां पे तुम यूज कर सकते हो यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग या बैच कॉस्टिंग। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? यूनिट कॉस्टिंग इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, ठीक है। बैच कॉस्टिंग इज द कॉस्ट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, ठीक है। मल्टीपल यूनिट्स का मतलब क्या है? अगर मैं अपनी बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से एक शर्ट बनवा रहा हूं, वन शर्ट ओनली, ओके, ओनली वन शर्ट, तो वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा यूनिट कॉस्टिंग में। और अगर मैं अपनी ही बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से मल्टीपल शर्ट स्टिच करा रहा हूं तो वो बन जाएगा बैच। वेरी एसेंशियल इज टू अंडरस्टैंड, बैच के अंदर है ना सबकी रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली सेम होती है, बैच के बाहर दूसरे बैच की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, बट विद इन दैट बैच सारी रिक्वायरमेंट सेम होगी। फॉर एग्जांपल तुम जाके अटेंड करते हो जनवरी 26 का इंटरमीडिएट का बैच, तो अब विद इन दैट बैच सबकी रिक्वायरमेंट सेम है, सब लोग है ना वही टाइम एग्जाम लिखेंगे, सबका सिलेबस कंप्लीशन वही है, सबका टेस्ट सीरीज वही है। बट अगर तुम May 26 के बैच में बैठे हो तो उनकी रिक्वायरमेंट इज एग्जैक्टली डिफरेंट, उनका एग्जाम May 26 में, उनका टेस्ट सीरीज अलग होगा, सिलेबस कंप्लीशन अलग होगा, बट विद इन दैट बैच सबकी रिक्वायरमेंट सेम होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? सो यूनिट और बैच में ना एग्जैक्टली अगर बहुत बेसिक टर्म्स में बोलूं तो एक सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है। अच्छा, तो सर ये जॉब कॉस्टिंग कहां से आ गया? जॉब कॉस्टिंग में बेटा वो वाला सेक्टर है जहां पे थोड़ा सर्विस ओरिएंटेड काम होता है ना, वहां पे ना अपन लोग जॉब कॉस्टिंग बुला लेते हैं उसको। फॉर एग्जांपल अगर तुम अपनी गाड़ी सर्विस कराने ले जाओ, अगर तुम अपनी गाड़ी सर्विस कराने ले जाओगे ना तो तुम्हें गाड़ी वाला एक जॉब कार्ड बना के देगा, एक जॉब कार्ड होगा जिसमें तुम्हारी गाड़ी के लिए क्या क्या चीजें लगनी थी और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस लगना था वो उसमें लिखा होता है, वो उसमें मेंशन्ड होता है। तो जॉब कॉस्टिंग जो है ना, जॉब कॉस्टिंग इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सर्विसेज, ठीक है, एंड यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग आर मोर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, बट एसेंशियली सारी की सारी चीजें सेम है। अब इस टॉपिक में तुम्हें क्या आने वाला है? तो इस टॉपिक में ना खुद का जेन्युइनली कुछ भी नहीं है, इस टॉपिक में सब कुछ बोरोड टॉपिक्स में से। फर्स्ट बोरोइंग कहां से आ रही है? कॉस्ट शीट में से। तुम्हें ना फलाना खर्चे दे देंगे और बोलेंगे जाओ कॉस्ट शीट बना के लो, बस उतना ही है। तो उधर कॉस्ट शीट के जो प्रिंसिपल्स है अपन को वो यूज करना है, जो अपन लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या आएगा? आएगा समथिंग कॉल्ड एज EBQ या इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इट इज अ क्लोन, mark my words, clone of economic order quantity. EOQ and EBQ are exactly same boss. वहां पे EOQ और EBQ में कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ नाम में और थोड़ा सा एसेंस में फर्क होने वाला है, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी देयर एंड दैट्स इट यार। मतलब भले चैप्टर में 18-20 क्वेश्चंस है अपने पास, बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस का जो जेनेसिस या डीएनए है ना वो तो यही है जो तुम कॉस्ट शीट में और ईओक्यू में पढ़ चुके हो वो। तो इसके लिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, आज आप क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। हाँ जी सर, आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब मैंने क्या किया है, पहले जो 8-10 क्वेश्चन है वो मैंने बना लिए कॉस्ट शीट बेस्ड और उसके बाद बना दिए EBQ बेस्ड, एंड दैट इज हाउ द फ्लो ऑफ द चैप्टर इज गोइंग टू बी। अब क्या बोला हुआ है देख, the following data relate to the manufacture of a standard product during the 4-week ended 28th of Feb 2016. Raw materials दिए, direct wages दिए, machine hours worked और machine hour rate। ये मेरे को एक बात बताओ, मशीन कहाँ होती है? मशीन फैक्ट्री में, तो मतलब ये वाला खर्चा क्या हो गया? फैक्ट्री ओवरहेड। फिर उसके बाद ऑफिस ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है। व्हाट इज दिस? दिस इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। Admin related to production 10% of works cost,
मतलब 10% ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये हो गया तुम्हारा पार्क्स। फिर सेलिंग ओवरहेड्स दिया है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिया हुआ है 10,000 at 120 each. You are required to find out the cost per unit and profit for the 4 week ended 20th of Feb. बहुत सिंपल है यार, नकली कॉस्टशीट का क्वेश्चन है। देख, कॉस्टशीट बनाता सबसे पहला काम क्या करना है, यूनिट्स प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड दोनों 10,000 है। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन ने दिया हुआ है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं तो प्राइम कॉस्ट बन गया। एड फैक्ट्री ओवरहेड 3,200 आवर्स काम किया एट 40 पर आवर, वो हो गया तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड, जिससे मिलेगा ग्रॉस और नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ग्रॉस और नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में सिर्फ WIP होता है, वो नहीं दिया है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपन लोग पार्क्स ऐड करते हैं। अपने पास पार्क्स में एक आइटम है दैट इज एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, 10% ऑफ नेट फैक्ट्री कॉस्ट, तो ये हो गया 76,800 और आ जाएगा अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करते हैं, वो नहीं है तो इसलिए यही अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हो गया। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या जनरल एडमिन नहीं है। मार्केटिंग ओवरहेड्स में एक ही है, सेलिंग ओवरहेड्स, वो 10,000 यूनिट्स पे 20 पर यूनिट लगने वाला है। एंड फाइनली अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद अपन लोग प्रॉफिट ऐड करके सेल्स लाएंगे, बट प्रॉफिट नहीं है अपने पास सेल्स है विच इज 10,000 यूनिट्स इंटू 120 और ये हो गया 12 lakhs। तो बैलेंस इन फिगर आ गया अपना प्रॉफिट। अपन इसको सर्कल भी कर लेंगे, तो ये हो गया अपना प्रॉफिट पर यूनिट। यहाँ पे बहुत सिंपल है, सारे नंबर्स को 10,000 से डिवाइड करना है क्योंकि यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड सेम है। तो यहाँ पे सब कुछ 10,000 से डिवाइड होगा, अपने को पर यूनिट आ जाएगा। एंड दैट इज ऑल इन द क्वेश्चन। आजा दूसरा देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। बोला है अर्नव कन्फेक्शनर्स owns a bakery which is used to make bakery items like pastries, cakes and muffins. नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट सब लोग मार्क कर लेंगे। AC used to bake at least 50 units of any item at a time. This is basically your batch size. This is your batch size, मतलब एक बैच में 50 यूनिट बनेंगे, मतलब बनेंगे, ठीक है। आगे बोला हुआ है A customer has given an order for 600 muffins. बॉस तुम एक बैच में 50 मफिन करते हो, एक बैच में 50 मफिन, तो 600 मफिन्स के लिए कितने बैचेस लगेंगे? If one batch is 50 muffin, 600 muffins will mean how many batches? 12 batches. और उसके बाद उन्होंने बोला टू प्रोसेस अ बैच ऑफ 50 मफिन्स, मतलब एक बैच के लिए अपने को मटेरियल लगेगा 500, वेजेस लगेगा 50, अवन सेटअप कॉस्ट। ए अवन सेटअप कॉस्ट फॉर अ बेकरी कैन बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। AC एब्जॉर्ब्स प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और फिर बोला है 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू अलाउ फॉर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो 10% और रैंडम ऐड करना है अपने को। और बोला है AC रिक्वायर्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑफ सेल्स वैल्यू डिटरमाइन द, हाँ इधर इंस्टीट्यूट रॉन्ग है। उन्होंने बोला डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ 600 मफिन्स। बॉस सेलिंग प्राइस 600 मफिन का नहीं होता, सेलिंग प्राइस एक यूनिट का होता है, 600 यूनिट का सेल्स वैल्यू होता है। तो इट इज द सेल्स वैल्यू ऑफ 600 यूनिट्स, नॉट द प्राइस, ध्यान रखना। तो इन्होंने 600 मफिन्स का अपने से सेल्स वैल्यू मांगा है। अपन एक काम करेंगे, दोनों दे देंगे, सेलिंग प्राइस भी दे देंगे, सेल्स वैल्यू भी दे देंगे, उन्हें जो पसंद आएगा वो रख लेंगे। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहला तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा इफ अ बैच इज 50 मफिन्स, 600 मफिन का मतलब 12 बैचेस है। और इस 12 बैच की अपन कॉस्टशीट बना लेंगे। अपने डायरेक्ट मटेरियल है वो 500 रुपए एक बैच का है, तो इंटू 12 बैचेस, लेबर 50 रुपए एक बैच इंटू 12 बैचेस, अवन सेटअप विच इज डायरेक्ट एक्सपेंस 150 फॉर वन बैच इंटू 12 बैचेस। तो ये तीनों चीजें ऐड कर लेंगे, अपने को आ गया प्राइम कॉस्ट। एट फैक्ट्री ओवरहेड्स विच इज 20% ऑफ लेबर, लेबर है 600, उसका 20% ऐड करेंगे 120, अपने को आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और उसमें अपन लोग सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ ऐड कर रहे हैं एट
10% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो 8520 जो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है उसमें अपन लोग 10% ऐड कर रहे हैं, 852, और अपने को आ गया टोटल कॉस्ट। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्हें प्रॉफिट चाहिए 25% ऑन सेल्स वैल्यू, तो अपन सेल्स को 100 ले रहे हैं, प्रॉफिट है 25, टोटल कॉस्ट है 75। और अब यहाँ पे है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपन लोग नेचुरली 9372 तक पहुंचे, दैट इज 75, तो 100 कितना 12496। बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये है सेल्स वैल्यू फॉर 600 मफिन्स। और अब डिवाइड कर लेंगे, अपने को सेलिंग प्राइस आ जाएगा 20.83। सिंपल। आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इट इज अ कॉपी बेस्ड आउट ऑफ योर कॉस्टशीट का क्वेश्चन। कॉस्टशीट में सेम क्वेश्चन अपन ने किया, बट इसको फटाफट से फिर भी देख लेंगे। बोला क्या है, वंडर लिमिटेड हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स पर एनम एट इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स में फिक्स्ड है, वेरिएबल है और सेमी वेरिएबल है। फिक्स्ड और वेरिएबल तो ठीक है, सेमी वेरिएबल के लिए क्या बोला है, 20 lakhs per annum up to 50% capacity and an extra amount of 4 lakh for every 25% increase in capacity or part thereof। ठीक है, तो ये सेमी वेरिएबल के लिए बोला हुआ है, अपन ने पहले भी देखा है, इसको वापस से समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, अप टू 50% अगर कैपेसिटी पे काम किया तो 20 लाख देना पड़ेगा। फ्रॉम 51% टू 75%, अगला स्लैब 25% का है ना, तो 25%। अब तुम 51% से 75% के बीच में कहीं पे भी हो, कहीं पे भी तुम्हें 20 lakhs प्लस 4 लाख देना पड़ेगा, 24 lakhs। और 76% से 100% तक तुम्हें 24 lakhs के बाद एडिशनल 4 लाख 28 lakhs देना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द स्लैब। और क्या बोला हुआ है, द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक्स। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड द मैनेजमेंट डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs फॉर द ईयर, वर्क आउट द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। और पहले 3 महीने तक ये लोग काम कर रहे हैं 50% कैपेसिटी पे, अगले 9 महीने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं 80% कैपेसिटी पे। और बोला इग्नोर एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना सबसे पहले, क्योंकि अपने मेजॉरिटी कॉस्ट यूनिट बेस्ड है, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूनिट्स फाइंड करेंगे, पूरे साल में यूनिट्स कितने हो रहे हैं। तो पहले 3 महीने में अपन लोग कितने यूनिट्स करेंगे, 1,20,000 इज फॉर द ईयर, डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो 10,000 यूनिट एक महीने का, बट अपन लोग 50% पे ही काम कर रहे हैं, तो 5,000 यूनिट्स इन 1 मंथ, ऐसे 3 महीने थे। तो 1,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 10,000 रुपए, 10,000 यूनिट महीने का इंटू 50%, 5,000 यूनिट महीना इंटू 3 महीना, 15,000। सेकेंड, जो नेक्स्ट 9 मंथ्स है, यू आर यूजिंग 80% कैपेसिटी, सो 1,20,000 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, 10,000 यूनिट इंटू 80%, 8,000 यूनिट है इंटू 9 मंथ्स, 72,000 यूनिट। सो अपने टोटल यूनिट्स हो रहे 87,000। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग देख लेते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स जो है ना, उसमें सबसे पहले 3 महीने का अलग बनेगा, दूसरे 9 महीने का अलग, क्योंकि कैपेसिटीज अलग अलग है। तो पहले 3 महीने में 50% पे काम किया है, सो उसमें लगेगा अपने को ओवरहेड 20 lakhs, 20 lakhs दैट इज फॉर द ईयर, तो डिवाइड बाय 12 मंथ्स इंटू 3 मंथ्स, तो वहां पे हुआ 5 लाख। और फिर अगले 9 मंथ्स के लिए 80% पे काम कर रहे हो, सो 20 lakhs प्लस 4 लाख, 51 से 75%, और 76% के बाद और एक 4 lakhs, दैट इज 28 lakhs डिवाइड बाय 12 मंथ्स इंटू 9 मंथ्स, क्योंकि ये पूरे साल का था। तो ये हो गया अपना टोटल। अब कॉस्ट शीट बना लेते हैं 87,000 यूनिट्स की। मटेरियल और लेबर उन्होंने दिया है 90 एंड 60, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था इग्नोर एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बचा कौन सा ओवरहेड्स यार, फैक्ट्री बचेगा ना। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड उतना ही जितना दिया है 30 lakhs,
वेरिएबल 100 पर यूनिट इंटू 87,000 यूनिट्स, सेमी वेरिएबल ढूंढ लिया 26 लाख। तो अपने को है ना वही अपना नेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि आगे कुछ नहीं है तो ये आ गया अपने पास कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट गेट सेल्स, डिवाइड कर लेना 87,000 यूनिट से, तो आ जाएगा अपने को सेलिंग प्राइस पर यूनिट। समझा? दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। अगले में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आफ्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ रेगुलर स्टफ, हियर यू हैव क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कुछ अलग है देखने के लिए। देख क्या बोला हुआ है। A factory incurred the following expenditure during the year 2013. तो उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल है, वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में फिक्स और वेरिएबल है, इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखा और टोटल कॉस्ट लिख दिया है। नाउ आगे बोला है इन द ईयर 2014 द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इन्होंने बोला प्रोडक्शन विल इंक्रीज ड्यू टू, ये मार्क कर लो, production will increase due to recruitment of 60% more workers in the factory, but the overall efficiency will decline by 10% on account of recruitment of new workers. तो नए वर्कर्स आए हैं उसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी में डिक्लाइन है 10% से, और देयर विल बी एन इंक्रीज ऑफ 20% इन फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो ये ऐड होने वाला है, एंड वेरिएबल ओवरहेड में 60%, और मटेरियल कॉस्ट कम होने वाला है 6% से, और बोला है द कंपनी डिजायर्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस, ascertain द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन होता अगर अपने पास है ना यहाँ पे यूनिट्स होते, तो बहुत सिंपली फटाफट सारे कैलकुलेशंस बन जाते, बट यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, तो अपन लोग को यहाँ पे यूनिट्स जो है वो अज्यूम करने पड़ेंगे और अपने को वहां से कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। कैसे? मैं बोलता हूं, मान लो अपने पास करंटली 100 वर्कर्स है, ठीक है, तो अब कितने वर्कर्स हो गए? प्लस 60%, सो नाउ वी हैव 160 वर्कर्स। ठीक है, मैं ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि ओरिजिनली 100 वर्कर्स जो है ये लोग अपने को 100 यूनिट बना के देते थे। अजम्पशन है, कुछ भी अज्यूम कर लो, मैं कर रहा हूं 100 वर्कर 100 यूनिट बनाते थे, तो अब अगर मेरे पास 160 वर्कर्स है, अगर 160 वर्कर्स है तो कितने यूनिट्स अपन लोग कर सकते हैं? अपन लोग कर सकते हैं 160 यूनिट्स। ठीक है, अपन लोग 160 यूनिट्स कर सकते हैं, बट इतने यूनिट्स तब होते हैं अगर सब लोग सेम एफिशिएंसी पे काम कर रहे होते। आर वी वर्किंग एट द सेम एफिशिएंसी? द आंसर इज नो, देयर इज अ 10% डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी। तो मतलब अपने यूनिट्स कितने बन रहे हैं? 144। समझा क्या? तो जहां पे पहले 100 यूनिट बन रहे थे अब 144 यूनिट्स बन रहे, जहां पहले 100 वर्कर थे अब वहां 160 वर्कर्स बन गए हैं। क्लियर है? तो यहां पे है ना, देख क्या बोला हुआ है आगे। अब अपने को है ना इसके बेसिस पे अपनी कॉस्ट रिवाइज करनी है और सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो सबसे पहला आइटम देख अपने पास क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। वो करंटली कितना है? 12 लाख। करंटली यूनिट्स कितने हो रहे हैं? 100। तो वो 100 यूनिट्स के लिए 12 लाख है, तो वो 144 यूनिट्स के लिए कितना होगा? 144 यूनिट्स के लिए कितना होगा? सो 12 लाख इंटू 144 डिवाइडेड बाय 100, 17,28,000। बट दिस इज नॉट योर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि देयर इज अ 6% रिडक्शन इन द मटेरियल कॉस्ट। यार तुम ज्यादा खरीद रहे हो ना, तो तुम्हें बल्क डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो उतना 6% से है ना तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा। सो ये कर देंगे, आ गया है 16,24,320। नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट लेबर। ध्यान रखना, डायरेक्ट लेबर वर्कर्स को दिया जाता है। करंटली जितना भी डायरेक्ट लेबर है 7 लाख,
दैट इज फॉर 100 वर्कर्स। तो 160 वर्कर्स को कितना वेजेस जाएगा? यहां पे 144 नहीं ले सकते। देख, देर इज अ लॉस ऑफ एफिशिएंसी। अब हुआ क्या, यहां पे तुमने 160 यूनिट जितना पेमेंट कर दिया, बट एक्चुअली है ना तुम्हें यूनिट्स 144 ही मिले, तो लॉस ऑफ एफिशिएंसी तुम्हें बेयर करना पड़ेगा, वर्कर बेयर नहीं करेगा। वर्कर आया है 10 to 6 या 9 to 5 या जो भी, उससे काम स्लो हो रहा है क्योंकि वो नया है, वो कामचोर नहीं है, तुम उसके पैसे नहीं काट सकते। समझा गया? तो 100 वर्कर अगर 7 लाख बना रहे थे, 160 वर्कर्स कितना बनाएंगे? 11,20,000। फिर है फिक्स ओवरहेड्स 3,60,000 है। अजय ये तो फिक्स कॉस्ट है ना, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है नंबर ऑफ यूनिट से, बट इसमें बोला है 20% इंक्रीज होने वाला है, बराबर? हाँ, सो 3,60,000 प्लस 20%, 4,32,000। और वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड अपने पास क्या होने वाला है? 100 यूनिट्स के लिए जो करंटली दिया है 2,50,000, 144 यूनिट्स के लिए कितना होगा? तो 2,50,000 इंटू 1.44, 3,60,000 है, प्लस द 60%, प्लस द 60%, क्योंकि उतना वेरिएबल ओवरहेड बढ़ गया है। सो इंटू 1.6, 60% के लिए 5,76,000, और ये हो गया अपना टोटल कॉस्ट, प्लस 4,32,000 प्लस 11,20,000 प्लस 16,24,320, 37,52,320 एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। अब प्रॉफिट के लिए क्या बोला है? इट इज 10% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 10% ऑन सेल्स। तो सेल्स को ले लेंगे 100, प्रॉफिट 10, ये 90, तो आ रहा है 41,69,244। तो ये हो जाएगा 4,16,924। और अपने पास आ गया सेल्स। प्लीज 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 इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट से सेलिंग प्राइस पर यूनिट मत ढूंढ लेना, क्योंकि बॉस ये 100 यूनिट्स और 144 यूनिट्स सब हाइपोथेटिकल है। तुम्हें क्या मालूम एक्चुअल में यूनिट्स कितने हुए? तो इसको आगे डिवाइड मत कर देना भैया, रॉन्ग हो जाएगा। इवन दो दे हैव आस्क्ड फॉर सेलिंग प्राइस, यू कांट गो बियॉन्ड सेल्स। सेल्स के आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं चाहिए यहां पे, ठीक है ना? अगला देखते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है? अथर्व फार्मा केयर लिमिटेड प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट and has a manufacturing capacity of 3,000 units per week, of 48 hours. From the records of the company, the following data are available regarding output and cost of 3 consecutive weeks. तो वीक नंबर 1, 2 and 3 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितना है वो दे दिया है, मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, और बोला अज्यूमिंग द कंपनी चार्जेस अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द आउटपुट इज 2,000 यूनिट्स। 2,000 यूनिट के टाइम पे क्या अपने पास आएगा सेलिंग प्राइस, वो अपने से पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फंडामेंटल्स ध्यान रखना। अपने पास यहाँ पे 3 लेवल्स पे कॉस्ट है, तो अपन को सबसे पहले और अपने को चौथे ही लेवल पे कॉस्ट बनाना भी है। 3 लेवल पे कॉस्ट है, चौथे लेवल पे कॉस्ट बनाना है। अपने को मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा वेदर द कॉस्ट इज फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल, ठीक है? अब कैसे चेक करेंगे? अगर पर यूनिट सेम हुआ, अगर पर यूनिट सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट, अगर टोटल सेम है तो फिक्स कॉस्ट, और अगर किधर भी सेम नहीं है तो इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करेंगे? कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स कर लेते हैं। तो 9,000 डिवाइड बाय 1,200, ये 7.5 है। फिर 12,000 डिवाइडेड बाय 1,600, ये भी 7.5 आ रहा है। 13,500 डिवाइडेड बाय 1,800,
ये भी 7.5 ही है। तो मतलब ये वाला कॉस्ट क्या हो गया, वेरिएबल। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, 3600 डिवाइड बाय 1200 3, 4800 डिवाइड बाय 1600 3, 5400 डिवाइड बाय 1800 ये भी 3, मतलब ये भी वेरिएबल कॉस्ट ही हुआ। फैक्ट्री ओवरहेड चेक करते हैं, 31,000 डिवाइड बाय 1200 ये 25.833 है। 33,000 डिवाइडेड बाय 1600 20.625, 34,000 डिवाइडेड बाय 1800 18.8888। तो मतलब ये टोटलिटी में भी सेम नहीं है, पर यूनिट पे भी सेम नहीं है, मतलब ये कौन सा कॉस्ट हो गया, सेमी वेरिएबल। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन लोग, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ब्रेक डाउन कर देंगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है, 33,000 माइनस 31,000 और चेंज इन यूनिट्स है 1600 माइनस 1200, 2000 डिवाइडेड बाय 400। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए हो गया। नाउ इसी को यूज करेंगे एट 1200 यूनिट्स, द टोटल कॉस्ट इज 31,000, उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितना, वेरिएबल कॉस्ट होएगा 5 पर यूनिट इंटू 1200 यूनिट्स, तो वो हो गया 6,000। देयरफॉर फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, बचा हुआ 25,000। तो फिक्स और वेरिएबल मिल गया। अब अपन लोग अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे फॉर 2000 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल 7.5 इंटू 2000, 7.5 ही आया था ना, हाँ 7.5 इंटू 2000, 15,000 ये हो गया। डायरेक्ट लेबर 3 इंटू 2000, तो 6,000 ये हो गया। वेरिएबल ओवरहेड 5 पर यूनिट इंटू 2000 यूनिट्स, 10,000। फिक्स ओवरहेड वो तो फिक्स ही रहेगा, तो वो 25,000। ये आ गया अपने को टोटल कॉस्ट 35, 50, 56,000। और उन्होंने बोला प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, सेल्स पे 20% बोला है, तो सेल्स 100, प्रॉफिट 20, टोटल कॉस्ट 80, तो 56,000 डिवाइड बाय 80, 70,000, ये 14,000 एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 2000 यूनिट्स के लिए बना रहे हैं ये कॉस्ट शीट, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गया 35। बस आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट वाज द ओनली काम, यहां पे इसके अलावा कोई काम नहीं है। उसके बाद तो नकली सी कॉस्ट शीट बनानी है, वो बन गई। आओ अगला देखते हैं। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ दिस वन इज अ रेप्लिका ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। रेप्लिका बस थोड़ा सा लंबा। क्या बोला है देख, अ जॉबिंग फैक्ट्री has undertaken to supply 200 pieces of a component per month for the ensuing 6 months. Every month a batch order is opened against which materials and labor hours are booked at actual. Overheads are levied at a rate per labor hour. ये लास्ट क्वेश्चन में नहीं बोला था, पर किया वही था, इस क्वेश्चन में बोल दिया है। The selling price contracted is 8 rupees per piece. Selling price भी दे दिया है। From the following data, present the cost and profit per piece. तो इन लोगों को देख यहां पे क्या क्या चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन फॉर 1200 पीसेस। ओके, अब इन्होंने बैच के यूनिट्स दे दिए, मटेरियल का कॉस्ट है, वेजेस है और डायरेक्ट लेबर आवर्स है। ये लास्ट क्वेश्चन में ढूंढा था, इस बार अच्छे लोगों ने दे दिया है। और अदर डिटेल्स में ना थोड़ा सा एक टेबल का मिसकम्युनिकेशन हो गया, तो ये अदर डिटेल्स एक्चुअली मंथ है, अगर तुम्हें कंफ्यूज हो रहा हो तो। ये है ओवरहेड्स एंड ये है आर्स, ठीक है। अब सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा,
अपने को रेट पर आवर ढूंढना पड़ेगा। तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून अपने पास टोटल ओवरहेड्स है, अपने पास टोटल आवर्स है, डिवाइड करेंगे तो हर महीने का ओवरहेड मिल जाएगा पर आवर। ठीक है, फिर हर महीने का अपने को है ना कॉस्ट फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है, पर एक टोटल कॉलम बना के रखना। बताता हूं क्यों। अब क्योंकि अपने को कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, सारे के सारे कॉस्ट पहले ऐड कर लेंगे, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड्स कैसे आएगा 2.5 पर आवर, और कितना आवर्स काम हुआ है 240, तो 2.5 पर आवर इंटू 240 आवर्स, तो अपने को यहां पे टोटल कॉस्ट मिल गया। डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट से, तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, ये अपना पहला रिक्वायर्ड है। फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मैच कर लेना, तो अपने को प्रॉफिट पर यूनिट भी मिल जाएगा। अब अपने को टोटल किस चीज का चाहिए, अपने को सिर्फ टोटल कॉस्ट का टोटल और यूनिट्स का टोटल चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो टोटल कॉस्ट और टोटल यूनिट्स का टोटल चाहिए, ये भी क्यों बता देता हूं, ओवरऑल पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो ओवरऑल पोजीशन कैसे आएगा, ओवरऑल सेल्स कितना आया, तुमने 1230 यूनिट्स बेचे एट 8 रुपीज पर यूनिट, तो सेल्स, उसके सामने 1230 यूनिट्स का कॉस्ट 9025, तो 815 रुपए प्रॉफिट आया है फॉर 1230 यूनिट्स। तो 1200 यूनिट्स के लिए कितना होगा, 1230 यूनिट्स का 815, तो 1200 यूनिट्स के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। सेम क्वेश्चन, सब सेम, एवरीथिंग सेम। यहां पे मंथ ज्यादा है पर वर्किंग थोड़ी कम है, समझा गया। एंड दैट्स अबाउट इट, आई विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, जो अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं दैट इज EBQ और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इट इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाई, सबसे पहले समझ लो, ये EOQ और EBQ दे आर कमिंग आउट ऑफ द विल्सन स्क्वायर रूट फॉर्मूला। अब इस स्क्वायर रूट फॉर्मूला का इजाद क्यों हुआ था, ये इन्वेंट क्यों किया गया था, इट वाज टू फाइंड एन इक्विलिब्रियम बिटवीन अ वन टाइम कॉस्ट एंड अ रेकरिंग कॉस्ट। वन टाइम कॉस्ट और रेकरिंग कॉस्ट के लिए इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए विल्सन का स्क्वायर रूट फॉर्मूला बनाया गया था। अब जब तुम EOQ कर रहे थे तब क्या पर्पस था कि अपन एक बार में कितना रॉ मटेरियल मंगाए एक साथ, इज व्हाट वाज द क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि उसमें एक वन टाइम कॉस्ट था ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट था, वो रेकरिंग कॉस्ट था। सो वन टाइम कॉस्ट वाज ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट वाज रेकरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब सिमिलर फॉर्मेट इज इन EBQ एज वेल। EBQ में भी अपन लोग क्या देख रहे हैं, अपन लोग कितना फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करें वन टाइम में, एक बार में अपना फिनिश गुड्स कितना मैन्युफैक्चर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे भी सेम प्रॉब्लम है। यू हैव एन वन टाइम कॉस्ट विच इज द सेटअप कॉस्ट, मशीन को सेटअप करने का जो कॉस्ट है वो वन टाइम है, सो दैट इज द सेटअप कॉस्ट विच इज वन टाइम, और कैरिंग कॉस्ट है दैट इज अ रिकरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो सेम प्रॉब्लम है और इसलिए सोल्यूशन भी सेम है। अपन लोग विल्सन का स्क्वायर रूट फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं EBQ कैलकुलेट करने में भी। नाउ वन टाइम पर्पस यहां पे दिया हुआ है, कितना रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, EBQ में कितना फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करना है। इसमें वन टाइम कॉस्ट क्या है, EOQ में वन टाइम कॉस्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, EBQ में सेटअप कॉस्ट, रेकरिंग कॉस्ट दोनों में कैरिंग कॉस्ट ही लगता है। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल सेटअप कॉस्ट सेम होता है। जब तुम EOQ कर रहे हो तब तुम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कर रहे हो विच इज AD अपॉन EOQ इंटू OCPO। उसी का ही सिमिलर यहाँ पे टोटल सेटअप कॉस्ट। टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे आएगा, AD अपॉन EBQ इंटू द सेटअप कॉस्ट। फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों जगह पे सेम ही लगने वाला है, हाफ ऑफ EOQ इंटू CC बूबा, हाफ ऑफ EBQ इंटू CC बूबा, सो इट इज द सेम। यहां पे तुम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड करते हो कि कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, दैट इज AD अपॉन EOQ, और यहाँ पे EBQ में तुम फाइंड करो कितने बार सेटअप करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेटअप्स, दैट इज AD अपॉन EBQ। सेम सेम फॉर्मूला तक सेम है, बस OCPO के बदले सेटअप कॉस्ट पर सेटअप लगेगा। एवरीथिंग इज द सेम, डिमांड एनुअल होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर या पर सेटअप होना चाहिए, CC को पूपा होना चाहिए, पर यूनिट पर एनम होना चाहिए, और
जो ईओक्यू में लॉजिक था दैट एट ईओक्यू टीओसी इज इक्वल टू टीसीसी, एट ईबीक्यू the total setup cost is equal to the total carrying cost. So everything is exactly the same. सब कुछ सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ भी कर लो सब कुछ सेम ही कैलकुलेट होगा. इनफैक्ट द लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो द सेम. अपन लोग वो कंपैरिजन बनाते थे, पता है कि अगर ईओक्यू पे ऑर्डर नहीं किया तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा. सेम टाइप है ना यहाँ पे भी होने वाला है. सो एवरीथिंग इज द सेम. ठीक है, तो इसलिए ना ये फॉर्मूला सेम है. देयर इज अ रीजन व्हाई द फॉर्मूलाज आर द सेम एंड दिस इज द रीजन. इक्विलिब्रियम फाइंड करना है. ईओक्यू में अपन इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं टू फाइंड आउट कि अपन कितना फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल एक साथ मंगाए, और ईबीक्यू में फाइंड कर रहे हैं इक्विलिब्रियम टू फिगर आउट एक साथ कितना फिनिश गुड्स एक साथ बनाना. समझ में आया? सो दैट इज व्हाट इट इज द टोटल थिंग. अब इसको अपन लोग कर रहे हैं स्टॉप. अगले क्वेश्चन से अगले वीडियो से कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट. फटाफट देख लेते हैं. चल हाँ जी सर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 साथ में. अब यहाँ पे ना अपने को क्या दिया हुआ है देख. अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 में मंथली डिमांड है. डिमांड अपने को कैसा चाहिए होता है? एनुअल. वो चीज का हमेशा ध्यान रखना. सेटअप कॉस्ट पर बैच दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द यूनिट ये पू हो गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ये पा हो गया. और अपने को बोला है डिटरमाइन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. तो 2 इंटू एनुअल डिमांड. एनुअल डिमांड कितना होगा? 500 इंटू 12 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर के लिए सेटअप कॉस्ट लगेगा विच इज 60 एंड द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. तो पर यूनिट पर एनम पू कितना है? 20 पर 10%. सो 2 इंटू 500 इंटू 2 इंटू 500 इंटू 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 का रूट 600 हो गया. क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते. मेसर्स केबीसी बेयरिंग्स लिमिटेड is committed to supply 48,000 bearings per annum to Messrs KMR on a steady daily basis. मतलब ये क्या हो गया? Annual demand. It is estimated that it costs 1 rupee as inventory holding cost per bearing per month. तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट है, पर ये पूपा नहीं है, ये पूपा में, तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा. और बोला सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर इज 3200. तो आपने को सेटअप कॉस्ट दे दिया और बोला व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर. तो ये तो बहुत सिंपल है यार, ईबीक्यू ढूंढ रहे. 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू सेटअप कॉस्ट 3200. कैरिंग कॉस्ट अपने को दिया है पूपम, अपन को करना है पूपा. सो 1 इंटू 12. So 2 into 48,000 into 3,200 divided by 12 रूट. तो ये 5059.6 आ रहा है, तो मैं इसको 5060 लिख देगा. तो ये तो हो गया. नेक्स्ट पार्ट में देख क्या बोला है. व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑप्टिमम रन्स. बहुत इंपॉर्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहे. तो मतलब कितने टाइम में बैच चलाओगे. बहुत सिंपल है यार, तुम्हें पूरे साल में 48,000 चाहिए और एक बार में 5060 तुम यूनिट्स बनाने वाले हो, तो तुम्हें कितनी बार प्रोडक्शन करना पड़ेगा. तुम्हें प्रोडक्शन करना पड़ेगा 9.48 टाइम्स, मतलब 10 रन्स तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे. इन हाउ मेनी डेज? 365 डेज. तो एक रन कितने दिन में होएगा? 36.5 डेज. तुम्हें है ना ईओक्यू में एक कॉन्सेप्ट था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स कैसे आता था बॉस? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स आता था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स आता था, उसका फॉर्मूला क्या था? 365 अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स. यहां पे भी सेम कर रहे हैं, बट इट इज नंबर ऑफ सेटअप्स. सो एनुअल डिमांड अपॉन ईबीक्यू, दिस विल गिव यू नंबर ऑफ सेटअप्स. 10 रन्स करने पड़ेंगे इन 365 डेज. तो एक रन कितने दिन में. एंड लास्टली इन्होंने अपने से पूछा है फाइंड आउट द मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट. मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होने वाला है? इट विल बी द टोटल सेटअप कॉस्ट
प्लस द टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे रखने आएगा अपने को? इट इज द सेम एज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इट विल बी एडी अपॉन ईबीक्यू इनटू द सेटअप कॉस्ट। एडी कितना है 48,000 अपॉन ईबीक्यू 5060 इनटू सेटअप कॉस्ट 3,200। So 48,000 divided by 5060 into 3,200. So 30,355 है, तो मैं पॉइंट समथिंग समथिंग, तो मैं ना इसको कर लेता हूं 30,356। टोटल कैरिंग कॉस्ट ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ईबीक्यू है ना बॉस, तो इट विल बी द सेम। तो ये हो गया 60712। हो गया क्वेश्चन। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी बेसिक, सेम एज ईओक्यू। अगला देखते, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते। 13, 14, 15 और इनफैक्ट आई थिंक 16 ऑल्सो, ये सारे के सारे सेम ही है। हाँ, तो 13, 14, 15, 16 सब सिमिलर है। एक 13 कर लेते हैं, 14, 15, 16 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दैट सिंपल। आजा, बोला है अ कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम्स at a rate of 18,000 columns per order during the past years. ये 90,000 क्या हो गया? This is your annual demand. What is 18,000? This is your current batch size. तुम currently ये batch size में manufacture कर रहे हो। और बोला है the production cost comprises 2120 for material, 60 for labor and 20 for fixed overheads. तो 2120 plus 60 plus 20, तुम्हारा मटेरियल का जो पू होने वाला है ना वो 2200 होगा। वाई? बिकॉज द पर यूनिट दैट द कॉस्ट इज ऑफ दैट प्रोडक्ट। फिनिश गुड्स का पर यूनिट कॉस्ट कितना है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड सब कुछ, तो दैट विल बिकम 2200। और बोला इट कॉस्ट 1500 टू सेट अप वन रन ऑफ, हाँ यहां पे इंस्टीट्यूट रॉन्ग हो गया, टू सेट अप वन रन ऑफ 18,000 कॉलम्स। बस बहुत सिंपल है, तुम एक रन का 1,500 रुपए देने वाले हो। अब उस रन में तुम 18,000 यूनिट करो, 10,000 करो, 50,000 करो या पूरे 90,000 करो, इट इज सपोज टू बी द सेम। तो इसलिए ऐसा बोलना ना थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा वेग है। यू कैन नॉट से दैट 18,000 कॉलम्स के लिए है ना तुम्हें 1,500 लग रहा है। द सेटअप कॉस्ट इज 1,500 रुपीज पर सेटअप, बस। तो ये हो गया 1,500 and the inventory carrying cost is 5%, तो ये पर एनम हो गया। अब मांगा देख क्या है? फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन एंड कैलकुलेट द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी इज इनकरिंग ड्यू टू 18,000 कॉलम्स का प्रोसेसिंग। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले अपन लोग ईबीक्यू फाइंड कर लेते। 2 into एनुअल डिमांड इज 90,000, इधर क्या क्वेश्चन, हाँ, into setup cost is 1,500 and carrying cost कितना लगेगा? The PU is 2,200 and PA is 5%. So 2 into 90,000 into 1,500 divided by 110 and root 1566.69 है, तो मैं इसको 1567 यूनिट्स कर दे रहा हूं। तो ये तो हो गया अपने पास क्या, ईबीक्यू। एंड नाउ दे आर आस्किंग एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा है, तो अपन लोग वो फाइंड कर लेते हैं। बट यहां पे एक छोटा सा चेंज है। अच्छा, ये क्वेश्चन अपन लोग ने ईओक्यू में भी किया कि अगर ईओक्यू पे ऑर्डर नहीं किया तो कितना अपने को डिफरेंस आएगा। तो उसमें अपन लोग क्या करते थे? वी यूज्ड टू फाइंड आउट द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड मटेरियल का परचेज कॉस्ट ऑल्सो। बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट ढूंढते थे। यहां पे तुम्हें दो ही कॉस्ट ढूंढना है, टोटल सेटअप कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, फुल स्टॉप। तो यहां पे है ना टोटल सेटअप कॉस्ट कैसे आएगा? दैट इज हाफ ऑफ ईबीक्यू इनटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप। तो वो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 1567 इनटू 1500। सो 1567, सॉरी माय बैड, क्या लिख दिया? टोटल सेटअप कॉस्ट 80 अपॉन ईबीक्यू नालायक इनटू सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, सॉरी। तो 80 कितना है?
90,000 डिवाइडेड बाय 1567 इंटू सेटअप कॉस्ट है 1500. सो 90,000 डिवाइडेड बाय 1567 इंटू 1500, तो ये आ रहा है 86,150 1.88, तो 152 लिख रहा हूं. द टोटल कैरिंग कॉस्ट विल बी सेम एज टोटल सेटअप कॉस्ट एट EBQ. तो वो तो चिपका ही दो 86,152. तो 86,152 ट्वाइस 1,72,304. ये हो गया द कॉस्ट एट EBQ. अब एट करंट टर्म्स में अपना ऑर्डर साइज या सॉरी बैच साइज कितना है? वी आर मैन्युफैक्चरिंग 18,000 कॉलम्स इन वन गो. 18,000 कॉलम्स इन वन गो मतलब एक बार में 18,000 यूनिट बना रहे. तो अपने को टोटल सेटअप कॉस्ट कितना लगेगा? दैट विल बी AD अपॉन बैच साइज. इसको ऐसे लिख रहा हूं, बैच साइज इनटू द सेटअप कॉस्ट. एनुअल डिमांड कितना है? 90,000. बैच साइज इज 18,000 यूनिट्स. तो एक बार में 18,000 यूनिट बनाना है. टोटल 90,000 बनाना है. एक बार में 18,000 बना रहे हो. कितने बैचेस? 5. एंड कॉस्ट कितना है एक बैच का? 1500. तो वो 7,500. टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? हाफ ऑफ EBQ, सॉरी हाफ ऑफ बैच साइज इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. ध्यान रखना ये दोनों सेम नहीं होंगे. दिस विल नॉट बी द सेम. क्यों? EBQ पे ही सेम होते हैं सेटअप और कैरिंग कॉस्ट. सेम लाइक EOQ. एट एनी अदर लेवल दे विल नॉट बी द सेम. सो हाफ ऑफ बैच साइज कितना है? 18,000 into carrying cost is 110. So 9,000, that is half of 18,000 into 110. 9,90,000. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 997,500. और अपना डिफरेंस कितना है? एक्स्ट्रा कॉस्ट वुड बी हाउ मच? हाउ मच इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट? माइनस 172,304. 8,25,196. बस आगे के सारे क्वेश्चन में यही करते जाना. ठीक है, मिलते हैं अगले में. हाँ जी सर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14. अब 14 क्वेश्चन में देख क्या बोला हुआ है. यहां पे X लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 bearings per annum to Y लिमिटेड ऑन स्टेडी बेसिस. मतलब ये क्या हो गया? एनुअल डिमांड. इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा इज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर बेयरिंग पर मंथ. तो ये वापस से पूपम है. एंड सेटअप कॉस्ट इज 324. व्हाट विल बी द ऑप्टिमम रन साइज? ये EBQ हो गया. Assuming that the company has a policy of manufacturing 6,000 bearings per run, how much extra cost is the company incurring as compared to the optimum run size? And what is the minimum inventory holding cost? अब है ना, यहाँ पे बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो EBQ फाइंड कर लेते हैं. 2 into एनुअल डिमांड 24,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? सेटअप कॉस्ट 324 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 0.1 पर मंथ इंटू 12. सो 1.2 हो जाएगा. वो आंसर आ रहा है 3,600. अब वही कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाएंगे. अगर 3,600 यूनिट बनाया तो टोटल सेटअप कॉस्ट कितना आएगा? AD अपॉन EBQ इंटू सेटअप कॉस्ट. AD कितना है? 24,000. EBQ इज 3,600 इंटू 324, 2160. अब यही 2160 जो है वो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट भी है. तो यहां पे तो कॉस्ट आ गया. और अगर तुम लोग 6,000 यूनिट बनाने का सोचते हो तो कितने सेटअप लगेंगे? देख, तुम्हें 24,000 बनाने टोटल. एक बार में 6,000 बनाओगे. सो AD अपॉन बैच साइज इनटू द सेटअप कॉस्ट. तो यहां पे तुम लोग को 4 ही सेटअप लगेंगे. तो 4 सेटअप का कॉस्ट एंड द कैरिंग कॉस्ट विल बी हाफ of whatever you manufacture. So half of 6,000 into the CC पूपा आ गया दोनों का डिफरेंस. अच्छा, इन्होंने एक और थर्ड सवाल पूछा है. व्हाट इज द मिनिमम
इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अब है ना, देख दो क्वेश्चन पहले है ना, अपने को क्या पूछा था, इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ, इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब सेटअप और कैरिंग दोनों ऐड करके, बट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कैरिंग कॉस्ट, और उन्होंने मिनिमम पूछा है तो इट इज एट EBQ। अब ऐसे तो हाइपोथेटिकली है ना, अगर तुम एक ही यूनिट बनाओगे एक बैच में तो उसमें तो कैरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, बट ये है ना मिनिमम के साथ साथ ऑप्टिमम होना भी जरूरी है, तो इसलिए द कैरिंग कॉस्ट एट EBQ इज सपोज टू बी द मोस्ट ऑप्टिमम मिनिमम कॉस्ट विच विल बी 2160। सेम आजा, इसी क्वेश्चन में अगला भी कर लेते, नहीं अगले में करेंगे। हाँ जी सर, आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर पे। चैप्टर हो गया खत्म। ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन ने इस चैप्टर में जगह बनाई है। अब देख क्या बोला हुआ है, PS लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स आर्टिकल्स इन प्री डिटरमाइंड लॉट्स साइमल्टेनियसली। द फॉलोइंग कॉस्ट हैव बीन इंकर्ड फॉर बैच PS 143 in the month of March 2022. तो यूनिट्स प्रोड्यूस है 1000। The direct material cost is given. Direct labor, डिपार्टमेंट A में 800 hours at 100 per hour, डिपार्टमेंट B में 1400 hours at 120 per hour. Factory overheads are absorbed on labor hour basis, मतलब जितना आवर्स उतना उतना फैक्ट्री ओवरहेड। तो डिपार्टमेंट A में 140 पर आवर है और B में 80 पर आवर। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, administrative overheads are absorbed at 10% on selling price. Admin is a percentage of sales, यहां पे ध्यान देना। और बोला है फर्म एक्सपेक्ट्स 25% ग्रॉस मार्जिन, और इन्होंने ग्रॉस मार्जिन कैसे डिफाइन किया, सेल्स वैल्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट, यही बस इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस। और बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ बैच 143। ठीक है, इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने को सेलिंग प्राइस डिफाइन करना है, सेलिंग प्राइस के लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट सारे ऐड करना चालू कर दो। तो डायरेक्ट मटेरियल है पहला कॉस्ट 2 लाख, डायरेक्ट लेबर इन डिपार्टमेंट A 800 into 100, तो एक सेकेंड इसको और थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। अब 800 into 100 ये 80,000 हो गया, और डिपार्टमेंट B का 1400 into 120, 1400 into 120 1,68,000 ये हो गया, प्लस 80,000, सो 2,48,000 लेबर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स A में कितना है 140 पर आवर, फॉर हाउ मेनी आवर्स, जितना टाइम लेबर ने काम किया, लेबर ने काम किया 800 घंटा इंटू 140, सो 800 इंटू 140 ये 1,12,000 हो रहा है। 248 तो बाहर लिख सकते हैं। और डिपार्टमेंट B में 1400 आवर्स काम हुआ है एट 80 पर आवर ओवरहेड्स है, सो 1400 इंटू 80, ओह ये भी 1,12,000 ही है, तो 2,24,000 हो गया। और ये अपना फैक्ट्री कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है, इंटू 224 प्लस 2,48,000 प्लस 2 लाख, 6,72,000। ठीक है, अब इसके बाद अपन लोग एडमिन ऐड करेंगे 10% ऑफ सेल्स, ये हो जाएगा अपना टोटल कॉस्ट, एड प्रॉफिट टू गेट सेल्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या बोला हुआ है इन्होंने, ग्रॉस प्रॉफिट इनको चाहिए सेल्स माइनस फैक्ट्री कॉस्ट। तो अगर सेल्स 100 है तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना होना पड़ेगा 75। क्यों 75, अगर तुम लोग का 100 सेल्स है और 25 ग्रॉस प्रॉफिट है तो 75 होना चाहिए ना कॉस्ट, और ये लोग ने बोला फैक्ट्री कॉस्ट से माइनस करना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट को 75 अज्यूम कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6,72,000 डिवाइड बाय 75 इंटू 100,
8,96,000 आ गया अपने को सेल्स। अब बचा हुआ नंबर भर लो, 10% ऑफ सेल्स 89,600, सो 6,72,000 प्लस 89,600 7,61,600, ये आ गया टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट कितना 1,34,400, ये हो गया अपना प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस ढूंढना है तो डिवाइड बाय यूनिट्स कर लो 1000, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। द ओनली की पार्ट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, तुम लोग सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट ढूंढते हो। इस बार उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे डिफाइन किया है कि अगर सेल्स 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट 25 है, तो फैक्ट्री कॉस्ट को 75 होना पड़ेगा। फैक्ट्री कॉस्ट 75, क्योंकि इन्होंने बोला है सेल्स वैल्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट इज 25, तो फैक्ट्री कॉस्ट इज 75, ग्रॉस प्रॉफिट 25, सेल्स 100। समझा गया? एडमिन हो गया 10, सेल्स का ये ना 10%, तो एडमिन 10, टोटल कॉस्ट 85 और ये 15। बस सिर्फ इतने से एडजस्टमेंट के लिए है ना, ये क्वेश्चन ने यहां पे सॉरी, ये क्वेश्चन ने यहां पे जगह बनाई है ओनली एंड ओनली फॉर दिस वर्किंग, दैट्स ऑल। आओ मिलते हैं अगले चैप्टर में वेरी सून। टिल देन टाटा बाय बाय।